नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 13। इससे पहले 1 से 12 सेट पूरे विस्तार के साथ हम लोगों ने देखा है। सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो देख लेंगे। उसी के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे पूरे विस्तार के साथ। थोड़ी आज आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर बसंत पंचमी का धूमधाम है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वो प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो चाल प्रवणता, ऑप्शन नंबर बी, चाल प्रवणता। देखते हैं कुछ सदिश राशियां, हम लोग कुछ सदिश राशियां देख लेते हैं। तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सारे क्या है मेरी सदिश राशियां। अदिश राशि को देख लेते हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सारी क्या है अदिश राशियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल। कौन करता है? शैवाल। अच्छा, टेरिफाइडा, ये नमी छायादार जंगल या पहाड़ों पर उगते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नमी छायादार जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाटा, यह वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं अग्नाशय। किसके द्वारा? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लीवर, लीवर से दो तरह के प्रोटीन स्रावित होते हैं। एक होते हैं फाइब्रिनोजेन और दूसरा हिपरिन, दूसरा हिपेरिन। अच्छा, अमाशय, अमाशय से भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। अच्छा, पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं TSH, STH, LTH और ADH। ये सारे कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ये स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरासिल। क्या नहीं पाया जाता है? यूरासिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव का रक्त का रंग लाल होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? हेमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। अच्छा, आप लोग बताएं, रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मंजा में। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मंजा में। और इसकी मृत्यु प्लीहा में। इसकी मृत्यु प्लीहा में। अच्छा, आप लोग बताएं, रक्त की यानी हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, तो वो कैसे लिखी जाती थी? तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर। यानी पहली पंक्ति को ऐसे लिखते थे और फिर दूसरी पंक्ति को यहाँ ऐसे लिखते थे, इस क्रम में। अभी हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बाएं से दाएं, और फिर यहाँ खत्म होने के बाद फिर बाएं से दाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप लोग बताएं, सिंधु घाटी का सभ्यता का क्षेत्र कैसा था? तो वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। अच्छा बताएं, अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले? तो लोथल और कालीबंगा। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से मिले। लोथल और, अच्छा, उसकी लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। अच्छा, मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। आप लोग बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सीसा का व्यापार कहाँ से करते थे? सीसा का व्यापार कहाँ से करते थे? ईरान से। कहाँ से? ईरान से। तांबा का खेतड़ी और बलूचिस्तान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों ने इसे बहुत बार देखा है, महाकश्यप। अजातशत्रु के समय राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अच्छा, आप लोग बताएं, बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल। जन्म का प्रतीक कमल। गृह त्याग का
घोड़ा, निर्वाण का यानी ज्ञान की प्राप्ति पीपल, और प्रथम उपदेश धर्म चक्र, और मृत्यु स्तूप। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है या कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। देश में कुल 10 बड़े बंदरगाह हैं। कितने बड़े बंदरगाह हैं? और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 छोटे बंदरगाह हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड कौन सा है? तो वह है अलंग यार्ड। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। एक क्वेश्चन और आता है, केंद्रमुख से लो अयस्क का जो निर्यात होता है वह किस बंदरगाह से होता है? तो वह न्यू मंगलोर बंदरगाह से होता है। केंद्रमुख से लोह का। क्वेश्चन है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग। किसे? वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। इसी के समय में प्रथम और द्वितीय आंग्ल मिस्र युद्ध हुआ। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय। एक क्वेश्चन आता है कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। प्रश्न है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? ये 1939 में हुआ। कब? ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। हुआ क्या था? त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। त्रिपुरी संकट था क्या? तो गांधी जी के समर्थन वाला उम्मीदवार सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और उसके बाद क्या था, किसी तथ्य को लेकर इसके अध्यक्ष को गांधी जी से राय लेना था, तो गांधी जी ने राय देने से इनकार कर दिया। तो उसके उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। तो त्रिपुरी संकट के बाद उस समय उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें उसके अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक है। तो वर्ल्ड मैप में इसका पोजीशन कहाँ पर है? वर्ल्ड मैप में इसका पोजीशन देख लेते हैं। ये अटलांटिक महासागर हुआ, ये क्षेत्र, ये कनाडा और अमेरिका के नज़दीक ये वाला क्षेत्र जो है यही ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो मछली पकड़ने के लिए विश्व विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची से 2 से मिलान करें। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और देश। तो देख लेते हैं। कैटरबरी न्यूजीलैंड। उसके बाद है पुस्ताद हंगरी, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3-2-4-1। चलिए अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो किसका था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। अच्छा आप लोग बताएं, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी। कब? 1905 ईस्वी। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो यह हमेशा रिपीट हो रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में, भूलना नहीं है आप लोगों को। और यह लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। मार्च 1947 में माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आया था। 3 जून को माउंटबेटन प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण निर्धारित किया गया था। अच्छा आप लोग बताएं कि भारत का बंटवारा जो है ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। अच्छा बताएं, क्वेश्चन हमेशा आता है, आज़ादी के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज VI थे। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कौन होंगे? राष्ट्रपति। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वह संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं परंतु उसमें मत नहीं दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में किस आधार पर हुआ था? तो व्यस मताधिकार। ऑप्शन नंबर ए। किस पर? व्यस। जो चुनाव हुआ था 1946 में चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, तो कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 296। 296 में 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य और स्वतंत्र पार्टियों को मिला था। अच्छा बताइए, संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? महिलाएं सदस्यों की संख्या महिलाओं की कितनी थी? तो 15। कितना था? 15 महिला। अच्छा बताएं, अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जातियों की संख्या 26 था और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 था। कितना? 33। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? विधायी संबंधों से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी, भाग 11 के अध्याय 1 में। भाग 11 के अध्याय 1 में। अच्छा, भाग 11 के अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 में क्या है? प्रशासनिक संबंध, संघ और राज्य का प्रशासनिक संबंध के बारे में है। अच्छा, भाग 12 का 1 में क्या है? तो भाग 12 के 1 में है वित्त संबंधी और भाग 12 का 2 में है ऋण लेने से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष है? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, उसके तहत। अच्छा, आप लोग बताएं कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया और दिल्ली में विधान परिषद और विधानसभा का गठन। चलिए 70वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, उन्हें उसमें शामिल होने का अधिकार मिला। चलिए अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अच्छा बताइए, नील दर्पण के संपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। एक और क्वेश्चन आता है, काल के संपादक कौन थे? काल के संपादक थे परांजपे। कौन थे? परांजपे। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद 1906 ईस्वी में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, स्वराज की मांग किया गया था। कलकत्ता में वह अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा आप लोग बताएं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, श्रम गहन उद्योग वह है तो क्या है? तो ये होता है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो उस उद्योग को कहते हैं श्रम गहन उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रेगनर नक्स। ऑप्शन नंबर बी, रेगनर नक्स के द्वारा। अच्छा हम लोग जान लेते हैं अर्थशास्त्र के विषय में, से का बाजार नियम क्या था? से का बाजार नियम क्या था? तो से का बाजार नियम क्या था बताएं आप लोग? तो से का बाजार नियम कहता है
पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। एक और नियम है जो एग्जाम में आते हैं, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम, ग्रेशम का नियम कहता है अगर किसी देश में दो प्रकार की मुद्रा हो, एक घटिया एक बढ़िया, तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को स्वतः बाहर कर देती है। ये था ग्रेशम का नियम। अगला प्रश्न, वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है? अच्छा आप लोग बताएं, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय। क्या नाम है? ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु। इसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय। सामवेद, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश। अच्छा, अर्थवेद, इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। 24 नंबर प्रश्न, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंधों को दर्शाता है। तो फ्लिस वर्क, फ्लिस वक्र। ऑप्शन नंबर ए, फ्लिस वक्र। तो जान लेते हैं लोफर वर्क। लोफर वर्क आय या धन का वितरण दर्शाता है। आय या धन का वितरण को दर्शाता है। लॉरेंज वर्क, लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है? तो ये आय या आर्थिक विषमता को दर्शाता है। आय की आर्थिक विषमता को दर्शाता है। एक और क्वेश्चन आता है, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक क्या दर्शाता है? आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, उगियाल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। किसमें? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी, तो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। कहाँ? गैरसैंण। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और वहाँ के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 और विधानसभा का 71, जिसमें 17 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का क्या अर्थ है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क और सेवा कर। तो व्यक्तिगत कर और निगम कर ये दोनों क्या है? प्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सारे क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में हमेशा लड़के फंसते हैं। तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये दिया था हैकेल ने। किसने? हैकेल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र, जब तंत्र लग जाए पारिस्थितिकी तंत्र, तो टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले। और केवल पारिस्थितिकी रहे तो हैकेल। इसमें फंसना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में। ऑप्शन नंबर डी। रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ध्वनि की चाल ताप बढ़ने से बढ़ता है और ताप घटने से घटता है। ध्वनि की चाल दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वायु में ध्वनि की चाल तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन नंबर सी। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं
वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग प्रोटॉन की बनी होती है, फोटोन की। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग। तो गामा किरण, एक्स किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, रेडियो किरण, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है। कुछ नॉन विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेते हैं। तो कैथोड किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि परासर, ये सारे क्या हैं? ये सारे अविद्युत चुंबकीय तरंग हैं। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो सबसे बड़ा समूह है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। चलिए देख लेते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का उदाहरण शैवाल। सामान्यतः इसे हम लोग शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। इसका एग्जाम्पल हो गया स्काईगोराइपा। अच्छा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा। क्या होता है? ऑर्थोपोडा। अच्छा, हम लोग किस संघ में आते हैं? हम लोग कार्डेटा समूह में आते हैं। मानव, हाथी, ये सारे कार्डेटा समूह में आते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। 3 तरह के पिरामिड हम लोग देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। तो एक संख्या पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, वृक्ष को छोड़कर सामान्यतः सीधा होता है। और जैव भार पिरामिड कभी सीधा और कभी उल्टा होता है। और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि कौन सही सुलेमित नहीं है? खाद्य हरित क्रांति बिल्कुल सही, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति ये भी सही, उद्यान सुनहरी क्रांति ये भी सही, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, कुक्कुट पालन रजत क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति कुक्कुट और अंडा पालन, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में। तो सबसे अधिक लिंगानुपात हम लोग जानते हैं केरल का है। किसका है? केरल का। उसके बाद किसका है? तमिलनाडु का। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो बताएं कि केरल का कितना लिंगानुपात है? केरल का लिंगानुपात कितना है आप लोग बताएं? तो 1106। कितना? 1106। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का 779। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात भी हरियाणा का है सबसे कम, और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य का था? तो मेघालय का। किसका? मेघालय का। और सबसे कम नागालैंड का, माइनस में था नागालैंड। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन है तिलैया बांध किस नदी? तो तिलैया बांध कौन सी नदी हो जाएगी? तो तिलैया बांध हो जाएगी ब्राकर नदी। तिलैया बांध ब्राकर नदी। तिलैया बांध ब्राकर नदी, पचेत बांध दामोदर नदी, और वान सागर बांध सोन नदी, और रंजीत सागर बांध रावी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लैंडलॉक देश है यानी स्थलरुद्ध देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आप लोग बताएं विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। उसके बाद मंगोलिया। उसके बाद मंगोलिया। एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो लाओस। कौन है? लाओस। अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो कोलोराडो नदी। ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो नदी। चलिए इससे रिलेटेड, अच्छा, मिसिसिपी नदी किस देश में? तो अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। अच्छा, नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज
से संबंधित नहीं है। तो दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति जिसका गठन 1989 में हुआ, निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन संबंधी से संबंधित है। बाकी तीनों हमारे पंचायती राज समिति से संबंधित है। अच्छा देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। कब हुआ था? 1957। एमएल सिंघवी समिति, एमएल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। और एक और है जो इम्पोर्टेंट है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसका गठन 1977 में हुआ था। कब? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिवेशन द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो किस अधिवेशन, किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1919। 1919 में और क्या हुआ था? तो महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। उसके बाद देख लेते हैं 1892 में, तो 1892 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था? पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, पहली बार बजट पर बहस करने का, और पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ कब हुआ? 1892 के अधिनियम के द्वारा। 1909 हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो किसकी अध्यक्षता नहीं की थी? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ महत्वपूर्ण समिति देख लेते हैं। समिति तो हम लोग को याद ही होगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के एससी मुखर्जी, एससी मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न, और प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो कौन से? तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, लव स्मैश सर्विस का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस। फुटबॉल के कुछ शब्दावली को हम लोग जान लेते हैं। तो फुटबॉल का स्ट्राइकर, प्लेंटी, किक, ट्राईब्रेकर, स्वीपर, ये सारे फुटबॉल के शब्दावली हैं। हॉकी के कुछ शब्दावली हम लोग जान लेते हैं। तो हॉकी के कुछ शब्दावली हो जाएंगे, स्टिक, स्कूप, स्लाइड लाइन, साइड लाइन, रेफरी, फुटबैक, पुशिंग, ये सारे हो गए हॉकी के। अच्छा गोल्फ के कुछ शब्दावली हम लोग जान लेते हैं। तो गोल्फ के कुछ शब्दावली हो गए, बोगी, सोटाइमिटी, केडी, कोर्स, ये सारे गोल्फ के शब्दावली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के क्षेत्र में। अच्छा आप लोग बता, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1901 में। कब? 1900 में। पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किन्हें मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1910 ईस्वी में, गीतांजलि के लिए। उसके बाद मिला था एक सीबी रमन को। सीबी रमन को कब मिला था? रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। अच्छा भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? तो भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 में, 1954 में। अच्छा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। कब? 1961 में। और ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार, ये 1929 में, 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु। ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। कौन सी भाषा? हिंदी। उसके बाद सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो यह मौर्य काल में हुआ। किस काल में? मौर्य काल में। अशोक स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो अशोक ने। किसने? अशोक का सबसे बड़ा जो है शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख। कौन सा?
13वां शिलालेख। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुमनदेई अभिलेख। कौन सा? रुमनदेई अभिलेख। कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो ये किस अभिलेख से संबंधित है? महास्थान। ऑप्शन नंबर सी, महास्थान। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व। वह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। 305 ईसा पूर्व इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया था। अच्छा बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? तो जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से। अगला प्रश्न है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। क्या था? बाघ था। चेर का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? चेर का राष्ट्रीय चिन्ह धनुष था। क्या था? धनुष था। और एक और था, पांड्य, चेर चोल पांड्य तीन थे, तो पांड्य राजवंश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? तो पांड्य राजवंश का राष्ट्रीय चिन्ह मछली था। क्या था? मछली था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, हिंदू, तीनों से। ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसके दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और किसने महात्मा कहा था सबसे पहले? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। हिटलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। अब प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने प्रारंभ किया? तो किस शासक के द्वारा? मोहम्मद गोरी। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण था कब? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण था 1178 ईस्वी में। कहाँ? पाटन, गुजरात में। और उसमें वहाँ का शासक था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। अच्छा, इसके समय में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और फिर चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जिसमें जयचंद को हराया था। याद रखेंगे। ये था 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज। आज चूंकि बाहर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा उसका साउंड आएगा, आप लोग मैनेज कर लेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देंगे